बिहार में राजनीतिक तूफान वाला साल रहा 2022। 5 साल पहले बिछड़े चाचा भतीजा फिर एक हो गए। अटल आडवाणी के बहाने मोदी शाह पर नीतीश का निशाना। 2024 में नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे नीतीश तेजस्वी। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में साल 2022 सियासी उथल पुथल से भरा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त महीने में बीजेपी से नाता तोड़ दिया और वापस महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस एवं अन्य दलों के साथ आ गए। नीतीश ही फिर से सीएम बने और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। 5 साल पहले बिछड़े चाचा भतीजा फिर से एक हो गए। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी विपक्ष में आ गई। नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का संकल्प लिया है। यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया और 2025 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कही है। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार चौंकाने वाली सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अगस्त क्रांति के दिन एक नया गठबंधन बनाकर अपनी पार्टी जदयू के लंबे समय से सहयोगी रही भाजपा को बड़ी चतुराई के साथ नीतीश ने किनारे कर दिया तो लोग दंग रह गए। 71 साल के बिहार के कद्दावर राजनेता नीतीश कुमार ने अपने इस कदम से उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो ये सोचते थे कि वो सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर है। अब नीतीश अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की अपनी एक संभावित राष्ट्रीय भूमिका के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का समर्थन करने के तुरंत बाद भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लेने वाले नीतीश ने एक तरह से उस कहावत की याद दिला दी कि बदला एक ऐसा व्यंजन है जो ठंडा परोसा जाने पर सबसे अच्छा लगता है। 2022 में चाचा भतीजा पार्ट 2 के बाद से ही नीतीश कुमार दिल्ली वाली भाजपा को लगातार निशाने पर लेते आए हैं। खुलकर अटल आडवाणी और मोदी शाह की बीजेपी में अंतर भी बता चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश केंद्र में सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा की गई किसी उपेक्षा को न तो भूले हैं और न ही किसी को माफ किया है। गठबंधन तोड़ने से पहले नीतीश ने आरसीपी सिंह से छुटकारा पाने में तेजी दिखाई। आरसीपी उनके एक पूर्व शागिर्द थे और उनके बारे में उन्हें संदेह था कि उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है और उन्हें उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए भेजा गया था। नौकरशाह से राजनेता बने और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को राज्यसभा में एक और कार्यकाल से वंचित कर दिया गया था, जिसके चलते उन्हें अपनी प्रतिष्ठित केंद्रीय कैबिनेट सीट छोड़नी पड़ी थी। 2022 में नीतीश और लालू की जुगलबंदी के दूसरे अध्याय के साथ कहा जाने लगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बिहार से समाजवादी एकजुटता की एक नई धारा बहाने की कवायद की गई है। हालांकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से एक प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा पर उस समय सवाल उठाया गया जब बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कई शराब त्रासदियां नजर आई। इनमें हाल ही में सारण जिले में हुई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी भी शामिल है। साल 2022 के दौरान युवाओं की एक बड़ी आबादी वाला बिहार भी रेलवे भर्ती परीक्षा नियमों में बदलाव के खिलाफ आंदोलन से हिल गया था, जिसके चलते केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को संशोधन करना पड़ा था और साथ ही अग्निपथ योजना ने जदयू और बीजेपी दोनों ही दलों के बीच जो संबंध विच्छेद हो रहे थे उसके पहले दरारों को भी उजागर कर दिया। साल 2022 के दौरान बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की एकता के तौर पर जाति आधारित गणना का मुद्दा भी चर्चा में बना रहा, जब भगवा दल के परोक्ष रूप से विरोध किए जाने के बावजूद आरजेडी और जेडीयू ने इसका समर्थन किया। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में साल 2022 के दौरान बड़ी मछलियों द्वारा छोटी मछली को निगला जाना भी लोगों को देखने को मिला। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने पूर्व सहयोगी मुकेश सैनी को सत्ता में साथ रहने के दौरान ही अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया और उनकी पार्टी वीआईपी के सभी 3 विधायकों को अपने दल में शामिल करा लिया, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी
एआईएमआईएम ने बेबसी से अपने एक विधायक को छोड़कर सभी को आरजेडी में शामिल होते हुए देखा। वहीं बिहार कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष में रहते हुए अपने पुराने सहयोगी राजद के साथ झगड़ रही पार्टी महागठबंधन सरकार में एक विनम्र छोटे सहयोगी के रूप में सत्ता में अपनी हिस्सेदारी का आनंद लेती नजर आने लगी। वहीं नीतीश के साथ होने के चलते बिहार में एनडीए से बाहर कर दिए गए चिराग पासवान भी पिता द्वारा स्थापित दल लोजपा को तोड़ने वाले अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को वैधता देने वाली और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान देने वाली बीजेपी को फिर से गले लगाते भी नजर आए हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो अवसरवाद की राजनीति में बिहार के नेताओं का कोई तोड़ है ही नहीं। संभावनाओं की दुनिया यहां कोई भी गुल खिला सकती है, लेकिन इसी साल बिहार की सियासत में संभावनाओं की दुनिया में देश भर की राजनीति को नया आयाम देने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक अप्रत्याशित कदम उन्होंने उठाया और व्यवस्था परिवर्तन का नारा भी बिहार के लिए दिया है। जी हाँ, चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में ढल रहे प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की सड़कों की खाक छान रहे हैं। प्रशांत किशोर जिन्होंने राज्य के अंदर और बाहर कई कद्दावर नेताओं को चुनाव जिताने में मदद की, वही पीके अब सियासी परामर्श देना छोड़ इन दिनों बिहार में नया विकल्प खड़ा करने और अपने जन स्वराज अभियान के तहत प्रदेश की लंबी यात्रा पर है। साल 2022 बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम रहा है। बीते 17 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने सियासी उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया। उनका उत्तराधिकारी जेडीयू नहीं बल्कि आरजेडी से है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। हालांकि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कुछ आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़कर तेजस्वी की ताजपोशी का दबाव बना रहे थे, मगर नीतीश ने इस बहाने ये साफ कर दिया है कि 2025 तक वो ही बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता परिवर्तन के बाद मोकामा, गोपालगंज और कोल्हानी इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन को सिर्फ मोकामा में ही जीत मिली। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने गोपालगंज और कोल्हानी में जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत की है। महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश सरकार पर बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कानून व्यवस्था और शराबबंदी को मुद्दा बना दिया। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठने लगे। आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी होने के बाद जंगल राज की वापसी के आरोप लगने लगे। शराबबंदी कानून की समीक्षा की लगातार मांग उठने लगी। साल के आखिरी महीने में छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई दर्जनों लोगों की मौतों के मामले पर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। तो ये था 2022 का लेखा जोखा। बिहार में नया साल 2023 भी राजनीतिक तौर पर अहम रहने वाला है। नीतीश कुमार अपनी विपक्षी एकता की मुहिम को तेज धार देंगे। नए साल के पहले महीने में ही वो बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। वो अपने राज्य के हर जिले में जाकर लोगों को अपनी योजनाओं के फायदे बताने वाले हैं और शराबबंदी पर फीडबैक भी लेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार अन्य राज्यों का भी दौरा करेंगे। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर भी राष्ट्रीय गठबंधन पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरी ओर बीजेपी के लिहाज से भी नया साल काफी अहम रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी जो है इसी साल शुरू करनी है। कई केंद्रीय नेताओं का बिहार के अलग अलग इलाकों में दौरा जो है वो होने जा रहा है। लोकसभा वार बने प्रभारी क्षेत्र में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाने वाले हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 2022 में आपने फ्रंट बिहार को जितना सुनी और भरोसा दिया, हमारी कोशिश रहेगी कि नए साल यानी 2023 में भी हम आपके भरोसे पर खरा उतर पाए, भरोसे को कायम रख पाएं और किसी तरह के दबाव में आए बगैर स्वच्छंद होकर तेवर से भरी अपनी पत्रकारिता को जारी रखें। पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।